बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हम ओव्यूलेशन को मामूली टच देंगे और बाकी हम मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल तफसील के साथ पढ़ेंगे, जो कि 28 दिन पर मुश्तमिल एक लेक्चर है। इस लेक्चर के एंड पर मैंने आपको ये भी बताना है कि वो फीमेल जो लेट से शादी करना चाहती है या जो अपने शादी करने में लेट कर देती है, उनके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं रिगार्डिंग टू दिस लेक्चर। यानी कि इस लेक्चर को देखते हुए हम ये देखेंगे कि यार बायोलॉजिकली क्या नुकसान है जब कोई फीमेल अपने शादी करने में लेट कर देती है। तो लेक्चर है हमारा आज का फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 28 दिन पर मुश्तमिल एक साइकिल है। आपको पता है कि हर महीने इन दो ओवरीज में से, ये स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं ना, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या सिस्टम है, तो वहाँ पर ओवरीज जो है एक महीना ये ओवरी एक अंडा रिलीज करेगी, दूसरा महीना ये वाली ओवरी अंडा रिलीज करती है। तो इस दौरान जब फर्स्ट डे से इसका साइकिल स्टार्ट होता है तो उस वक्त ये वाला जो यूटेरस का अंदर वाला लेयर है ब्लैक इन कलर, जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, ये पेरीमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है। इनर वाला जो इनरमोस्ट लेयर है उसका नाम था एंडोमेट्रियम। ये इस तरह हाईली इनफोल्डेड है क्योंकि ये मोटी हो चुकी है। ये चाहती है कि अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन अगर हो चुका है तो वो फर्टिलाइजेशन उससे बच्चा या कि जाइगोट आकर उन्होंने यहाँ पर इम्प्लांटेशन करना होगा, यहाँ पर अटैच होना होगा उन्होंने, फिर 9 महीने तक उसका जेस्टेशन पीरियड जारी रहेगा। तो इसलिए ये लेयर बहुत मोटा हो चुका है। तो अगर हम फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट ले तो वहां पर क्या होता है, ये जो इसका मोटाई है, इसका मोटापा है किसका, ये जो यहाँ पर एंडोमेट्रियम लेयर है, ये डिपेंड करता है, या इसका जो मोटाई है ये किसकी वजह से है। एक हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, मैंने यहाँ पे उसका ग्राफ ड्रा नहीं किया है, बुक के अंदर आपने देखा होगा, जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत लो हो जाता है तो ये डीनेचर होना शुरू कर देगा ये लेयर अंदर वाला, क्योंकि ये समझ लेगा कि यहाँ पर कोई जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, लिहाजा हमारा कोई ज़रूरत नहीं है, हमने डीनेचर होना है, एलिमिनेट हो जाता है। इस एलिमिनेशन के पीरियड को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ये मुकम्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 दिन का, ये हम डिवाइड करते हैं 4 फेजेस पर। फर्स्ट फेज जो है उसका मेंस्ट्रुअल फेज है, जिसको आम अल्फाज में हम हेज कहते हैं या मेंसेस कहते हैं। ये अगर नॉर्मल लड़की हो या नॉर्मल फीमेल हो, ये इसके अंदर 5 दिन तक रहते हैं। ये 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन, 4 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन वो अक्सर एबनॉर्मेलिटीज में आता है। नॉर्मल फीमेल के अंदर अक्सर ये 5 दिन के अंदर एलिमिनेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो जाता है। जब ये एलिमिनेट हो रहा होता है उन 5 दिनों में इस यहाँ से ब्लीडिंग, म्यूकस, ये सारी चीजें थ्रू वेजाइना बाहर आते हैं। उन 5 दिनों में इस्लाम ने फीमेल को नमाज करने से, रोजा रखने से, तिलावत करने से मना कर दिया है। इस्लाम से पहले यानी कि 1400 साल से पहले अगर हम बात कर दें, उस वक्त जब फीमेल की ये बीमारी आती थी तो फीमेल को किसी दरख्त के साथ बांध देती थी, किसी घर में रख लेती थी, यानी उसको हकीर नज़र से देखा जाता था। लेकिन बाद में जब इस्लाम आया उन्होंने औरतों को इज्जत दिया कि नहीं भाई, इन्होंने वाकई में नमाज नहीं पढ़ने, लेकिन इसको बाकी जो घरेलू जिंदगी है उसको गुजारना होगा। अभी भी पाकिस्तान में एक ये चतराल की तरफ कैलाश वैली है, आपने सुना होगा, नेट पर देखा होगा, बहुत मशहूर है। वो भी अभी अगर वहाँ पर कोई फीमेल मेंसेस से गुजर रही हो तो उसको किसी एक स्कूल उन्होंने बनाया है, वहाँ पर सबमिट कर देती है 1 हफ्ते के लिए, बाद में वो वापस घर आ जाती है। तो इन 5 दिनों में यहाँ से ब्लीडिंग आता है, मामूली से पेन भी महसूस होती है फीमेल को। इन 5 दिनों, 6 दिनों, 7 दिनों के अंदर एंडोमेट्रियम मुकम्मल डिजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। सही। इस दौरान ये देखो, मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो ड्रा किया है, ये क्या है, ये एंडोमेट्रियम का लेयर है, एकदम डाउन हो चुका है और
क्या हो गया है, पिघल चुका है। अब यहां पर ओवरी एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन या फीमेल सेक्स हार्मोन। ये जाकर आपके ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है उसका नाम है थैलेमस, उसके पीछे एक ग्लैंड है उसका नाम है हाइपोथैलेमस, उसको स्टिमुलेट करेगा। वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करेगा तुम्हारा मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका क्या जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन बिल्कुल लो है और साथ साथ में यहाँ पर एंडोमेट्रियम बिल्कुल पिघल हो चुका है, मेंसेस स्टॉप हो चुके हैं, 5 दिन उसके मुकम्मल हो गए हैं, यानी कि लाइनिंग ऑफ यूटेरस डिलीट हो चुके हैं। सही उन्होंने एलिमिनेट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर देखो सेकेंड फेज स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज क्या है, अगर ये एक एग है तो एग के अंदर नेचर ने स्टार्ट से बर्थ से फीमेल के अंदर लाखों की तादाद में इस तरह के स्ट्रक्चर्स रखे हैं जिसका नाम है फोलिकल्स, जिसका नाम है फोलिकल्स। ये तकरीबन 4 लाख तक होते हैं हर महीने। अच्छा, इनमें से बमुश्किल 500 जो फोलिकल्स है वो मेच्योर हो सकते हैं, अंडों में कन्वर्ट हो सकते हैं, बाकी अक्सर डिजेनरेट हो जाते हैं या मेनोपास का शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने कहा कि लेक्चर के एंड पर मैंने आपको बताना है कि जो फीमेल लेट से शादी करना चाहती है उसके क्या नुकसान आते हैं, वो इस बात से मुंसलिक है। तो यहाँ पर FSH जब रिलीज होएगा तो वो आकर एक फोलिकल को या 5 से 20 तक फोलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि उसके अंदर मेचुरेशन हो जाए। लेकिन ये जो 5 से 20 इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक फोलिकल ने मेच्योर होना है, उससे एग ने रिलीज होना है। इस तरह इस हर फोलिकल के अंदर यानी एक उनके हाउस के अंदर एक अंडा यानी अंडा है लेकिन एग है, अभी तक हम इसको एग नहीं कह सकते, इमेच्योर फॉर्म में है, वहां पर इनके अंदर रहती है। तो जब FSH आ जाता है इसके ऊपर इसको इन्फ्लुएंस कर देता है तो इसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, इस तरह ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, यानी फिर इसके बाद इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके अंदर एक छोटी सी कैविटी है जिसको हम कहते हैं मेच्योर फोलिकल। ये फोलिकल मेच्योर हो चुका है। याद रखना, यहाँ पर मैं क्यों आपको ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ओव्यूलेशन के अंदर या ओजेनेसिस के ऊपर मेरा बाकायदा एक नेक्स्ट लेक्चर होगा, वहां पर हम तफसील के साथ पढ़ेंगे कौन से हार्मोन किस तरह इसको स्टिमुलेट करेंगे, किस तरह ये इसको रेगुलेट करेंगे, किस तरह अंडा रिलीज हो रहा है, ये सारे हम ओजेनेसिस के अंदर तफसील के साथ पढ़ेंगे। फिर यहाँ से मुसलसल FSH आ रहा है और ये जो FSH है, FSH के साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पर मामूली से तो है। एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ये जो लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम है ये मामूली सा मोटा होना शुरू करेगा लेकिन ज्यादा मोटाई नहीं देगा, यानी कि मामूली सा इनफोल्डिंग क्रिप्ट्स बना लेंगे। ये 6 से 14 दिन के बीच में होता है ये वाला प्रोसेस, ज्यादा मोटा भी नहीं होता लेकिन पतला होने से भी बच जाता है, मामूली सा बनना शुरू कर जाएगा। एस्ट्रोजन मजीद इसको स्टिमुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस वो मजीद GnRH को रिलीज करेगा, GnRH जाकर जो क्या नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि भाई LH रिलीज कर ले, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज कर ले। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आकर वो मेच्योर फोलिकल को स्टिमुलेट करके उससे ओव्यूलेशन का प्रोसेस कराता है। ओव्यूलेशन का यानी कि उससे अंडा रिलीज होती है। ये अंडा जब रिलीज होती है तो वह अगर हम फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस से या फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से काउंट कर ले, ये 14th नाइट को रिलीज होती है और ये 24 घंटे तक जिंदा रहती है या 2 दिन तक जिंदा रहती है। ये जो अंडा यहाँ पर रिलीज हो रही है बहुत स्मॉल साइज का है, 120 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जाकर साइड पर इस तरह एक ग्लैंड नुमा स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है जिसका नाम है कार्पस ल्यूटियम और इस फेज को हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। ये बल्कि ये 4th फेज है। 3rd फेज में क्या आ रहा है, ओव्यूलेशन आ रहा है LH की वजह से, जो कि एग रिलीज हो गया है। इस प्रोसेस को या इस फेज को हम ओव्यूलेशन फेज कहते हैं। लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको हम कार्पस ल्यूटियम बनने के बाद हम इसको क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड मुसलसल LH को रिलीज करेगा ताकि जो कार्पस ल्यूटियम है वो बरकरार रहे। क्यों बरकरार रहे, क्योंकि
कार्पस ल्यूटियम जो है वो एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन भी, लेकिन एस्ट्रोजन बहुत कम मिकदार में, प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा मिकदार में रिलीज करेगा। याद रखना, जितना ज्यादा प्रोजेस्टेरोन का मिकदार होगा उतना ही ज्यादा ये जो एंडो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम का, ये और मजबूत हो जाएगा, ये और मजबूत बन जाएगा, यानी कि यूटेरस और मोटा हो जाएगा। स्पॉन्जी यहाँ पर, यानी ये स्पॉन्जी लेयर है और ये ग्लैंडुलर है, यहाँ पर छोटे छोटे ग्लैंड्स भी है, ये भी बन जाते हैं। देखो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, पहले 5 दिन के अंदर तो बिल्कुल यूटेरस पिघल गया था, फिर मामूली सा स्टार्ट हो गया था, लेकिन अंडे रिलीज होने के बाद जब कार्पस ल्यूटियम बन गया, ल्यूटियल फेस के अंदर इतना ऊपर चला गया, यानी इतना मोटा हो गया है। अब इसका मोटाई यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर तो मैंने आसानी के लिए इतना बड़ा कर दिया, वरना ये अक्सर 5 सेंटीमीटर तक मोटा होता है, सेंटीमीटर तक नहीं बल्कि मिलीमीटर तक, 5 मिलीमीटर तक लंबा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखो, अब अगर इस, आपको तो ये भी पता है कि अंडा आता है इधर फिलिपिन ट्यूब के अंदर, अगर स्पर्म उसके साथ मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होएगा, ये डीनेचर हो जाएगी। अगर खुदा ना ख्वास्ता ये डीनेचर हो जाता है, ये अंडा डीनेचर हो जाता है, तो वहां पर LH का रिलीज, मजीद रिलीज होना स्टॉप हो जाएगा। याद रखना, FSH ऑलरेडी स्टॉप हो चुका है। FSH क्यों स्टॉप हो चुका है? क्योंकि मजीद फॉलिकल्स हमें नहीं चाहिए, हमें तो एक एग चाहिए इंसान का। तो यहाँ पर ये जो कार्पस ल्यूटियम है, इसका स्ट्रक्चर किसने मेंटेन कर रखा है? LH ने। अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर 9 महीने तक, 8 महीने तक LH मुसलसल रिलीज होता रहेगा और कार्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर बरकरार रहेगा, क्योंकि जितना कार्पस ल्यूटियम एग्जिस्ट रहेगा उतना ही ये ज्यादा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। जितना ज्यादा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होएगा उतना ही जो एंडोमेट्रियम है यानी कि यूटेरस, वो उतना ही मजबूत रहेगा। ये जिस तरह कोई टीम पाकिस्तान आ रही होती है क्रिकेट के लिए, तो हम इससे पहले ग्राउंड बना लेते हैं ना, पिच बना लेते हैं। सेम यहाँ पर आप जायगोट बन रहा होता है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बच्चे ने आकर इधर इम्प्लांटेशन करना होगा, तो यहाँ पर एक ग्राउंड बन रहा होता है, इसने मोटा होना है ताकि ये फिर उसका फोर्स, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह बर्दाश्त कर सके और उसके लिए प्लेसेंटा प्रोड्यूस कर सके, उसको खुराक मुहैया करा सके। अब अगर खुदा न ख्वास्ता यहाँ पर उसको स्पर्म नहीं मिला, हर फीमेल तो शादीशुदा नहीं है ना, हर फीमेल का उसी पीरियड में उसको स्पर्म मिल जाता है, प्रेगनेंसी भी इसी दौरान यानी कि 14th और 15th नाइट को ज्यादा मुमकिन है, उसका चांस ज्यादा है। अच्छा, अगर यहाँ पर स्पर्म नहीं मिला, अंडर डीनेचर हो गया, तो मजीद LH रिलीज होना स्टॉप हो जाएगा और कार्पस ल्यूटियम भी डीनेचर हो जाएगा। अब जब कार्पस ल्यूटियम डीनेचर हो गया, यहाँ तक ये तकरीबन 21वीं या 22वीं रात होगी, यानी 21st या 22nd डे होगा। इस दौरान जब ये डीनेचर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल था वो डाउन हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन रिलीज करेगा? कार्पस ल्यूटियम। जब कार्पस ल्यूटियम खुद डीनेचर हो गया तो मजीद प्रोजेस्टेरोन तो हार्मोन तो रिलीज नहीं हो रहे ना। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल एकदम डाउन हो जाए तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, वापस ये जो यहाँ पर क्या नाम है मेंसेस था वो वापस स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन उसका लेवल लो हो चुका है और उसके लो होने की वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लो होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो एंडोमेट्रियम है वो अपने आप को डिनेचर करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, मैंने फालतू में इतना मोटा होना था। बस वापस ये पिघलना शुरू कर देगा और ब्लीडिंग के फॉर्म में ये चीज़ें बाहर आना शुरू कर देंगे। यहाँ जब ये ख़त्म हो जाएगा तो 28 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। 28 दिन में इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा, इसी वजह से हम इसको एक साइकिल कहते हैं। स्टार्ट में मैंने एक चीज़ बताई थी कि वो फीमेल जो लेट शादी करना चाहती है उसका क्या नुकसानात है यहाँ पर बायोलॉजिकली या इस साइकिल से रिलेटेड। यानी एक लड़की है वो 14 साल पर बालिग हो गई, एडल्ट हो गई, प्यूबर्टी का शिकार हो गई, तो 14 साल या 12 साल के बाद उसका अंडे रिलीज होना या फॉलिकल रिलीज होना शुरू हो गया। आपको मैंने कहा कि 1 महीने के अंदर 5 से 20 फॉलिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं। अब अगर ये फीमेल 30 साल पर शादी करती है तो 15-16 साल उन्होंने अपने एग्स, अपने फॉलिकल्स जाया कर दिए। अब हर साल
12 फॉलिकल्स ने रिलीज होने हैं, या 12 फॉलिकल्स क्यों है, क्योंकि मैंने कहा 5 से 20 फॉलिकल्स रिलीज होते हैं और उनमें से एक ने मेच्योर होना है। तो इतने ज्यादा जब रिलीज हो रहे और वो गैर शादीशुदा है, बिल्कुल फालतू जा रहे, तो इस दौरान 30 साल तक उसके अक्सरियत के फॉलिकल्स रिलीज हो चुके होंगे। अब अगर वो शादी भी करे तो वो 1-2 बच्चे लाकर उसके बाद मेनोपॉज का शिकार हो जाती है। आपने पश्तून बेल्ट के औरतों को देखे होंगे, यहाँ पर अक्सर जो फीमेल है वो शादी करती है 20 एज के अंदर। तो 20 साल के अंदर अगर वो शादी करती है तो वो फिर 50 साल तक फर्टाइल रहती है। लेकिन पंजाब में मैंने एमएससी की, वहाँ पर मैंने लोगों को देखा, वहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया, वहाँ पर ये ट्रेंड था, नहीं अभी शादी नहीं करनी, अभी तो हम बच्चे हैं। तो 30 साल पर अक्सर शादियां करती है। तो वहाँ पर 1-2 बच्चे लाकर वो मेनोपॉज का शिकार हो जाते हैं और उनके बच्चे इतने तंदुरुस्त भी नहीं होते जितने कम एज वाले के तंदुरुस्त होते हैं। ये फिर हम एक दिन एक अलग लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ साथ एक बात बता दूं, जितने कम एज वाली फीमेल प्रेग्नेंट होगी या डिलीवरी देगी, उसका स्किन, उसका बॉडी जो है इतनी लूज नहीं हो जाएगी, उतने मतलब ओल्ड नहीं होंगे जितने 30 साल वाले। यानी कि 30 साल की लड़की अगर 2 बच्चे ले है और 20 साल की या 25 साल की बच्ची अगर, यानी लड़की अगर 5-6 डिलीवरी दे तो ये उसे ज़्यादा यंग लगेगी। ये सारे हार्मोन्स की वजह से इस तरह हो रहा है। आपको पता है कि 45 साल एवरेज एज है जहाँ पर अक्सर मेनोपॉज का शिकार हो जाती है फीमेल। मेनोपॉज क्या है? जहाँ पर मज़ीद मेंस्ट्रुएशन स्टॉप, मज़ीद ओव्यूलेशन स्टॉप, मज़ीद कोई चीज़ रिलीज़ नहीं हो रही, वो इनफर्टाइल बन जाती है। लेकिन मेल जो है वो मरने दम तक वो अपने स्पर्म का प्रोडक्शन कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। जब आप मेरा ओव्यूलेशन वाला यानी कि ओजेनेसिस लेक्चर देखेंगे तो आपको ये मज़ीद समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।